जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 29 ऑफ सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज आपको बता दें कि ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कौन से बैचेस हैं, बैचेस की जानकारी मैं आपको थोड़ी देर से देता हूं, बट जिस पर्पस के लिए आपने ये वीडियो ओपन किया है पहले वो पर्पस के बारे में बात कर लें। तो ये 5 टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। बट टॉपिक एक एक करके कवर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए कि हर एक टॉपिक के अंदर क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है गाइस। बहुत वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ है। सरकारी गाड़ियों पे आग भी तक लगा दी गई थी। कई सरकारी दफ्तर युवाओं के द्वारा तोड़ भी दिए गए थे। तो लद्दाख में प्रोटेस्ट होता ही है। वहां के लोगों की डिमांड है कि उनको जो है वो स्टेटहुड चाहिए, यानी कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए लद्दाख। वो चाह रहे हैं कि उनको स्टेट का दर्जा जो है वो मिल जाए लद्दाख को। प्लस एक और डिमांड है इनकी कि इनको 6th शेड्यूल के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। प्लस एक और डिमांड है कि वहां के लोकलाइट्स को के लिए जो है वो जॉब रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए। प्लस एक और डिमांड इनकी हम लोग को देखने को मिलती है, वो है इनकी जमीन की सिक्योरिटी जो है वो इनको दी जाए। राइट, लैंड सिक्योरिटी वहां के लोकलाइट्स को, वहां के मूल निवासियों को। अब एक्चुअली में सरकार इन सब मुद्दों पर जो ऑलरेडी बात जो है वो कर ही रही थी, बट प्रोटेस्ट जो है वो अचानक से वॉयलेंट हो गया, जिसकी सरकार के द्वारा जो है वो निंदा की गई कि भाई जब बातचीत चल रही थी तो फिर क्यों इस प्रकार से झगड़ा करने का क्या मतलब है ना। तो यही है, लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। सरकार के प्रयास यही है, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, लोकल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाए, है ना। तो यही मुद्दा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जिसको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एआई जनरेटेड वॉइस, डीप फेक्स और सेलिब्रिटी नेम्स के मिसयूज पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि ये डीप फेक्स है क्या? इसकी डेफिनेशन, किस चीज को हम डीप फेक्स बोलते हैं? आजकल बहुत इस प्रकार की एआई वाली चीजें चल रही हैं, एआई वीडियोस चल रहे हैं, वॉइस चल रहे हैं। जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या आपकी जो खुद की आवाज है वो एआई कॉपी कर सकता है। सोचो आपकी आवाज में, यानी कि अगर कोई किसी को फ्रॉड करवाना हो तो वो फ्रॉड भी करवा सकता है। लोगों को शक होगा कि आपने किया है? तो किसी का नाम खराब किया जा सकता है। यही तो हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा हो रहा है। जो बड़े नाम के लोग हैं उनके साथ यही तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। और ये लिंक्ड है आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, है ना। तो ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है सेक्शन 15 और सेक्शन 16 जो महिलाओं के इनहेरिटेंस राइट्स में भेदभाव दिखाते हैं उस पर। इनहेरिटेंस राइट जो है वो पता है ना आपको, सक्सेशन राइट्स, इनहेरिटेंस राइट यानी कि उत्तराधिकार का, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों को जो ट्रांसफर की जाती है। राइट, तो उसी चीज पर कई बार महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? एक घर जो है उसमें जो जो भाई जो है बहन का उस पर प्रॉपर्टी पर ज्यादा अधिकार उसको दे दिया जाता है, बहन को जो है वो अधिकार नहीं दिया जाता। राइट, माँ बाप की संपत्ति का। तो ऐसे इश्यूज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, चाइना, बताया जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्री स्टेटस जो है वो चाइना का रहेगा। सोचो आप, हरकत ही है ये बहुत ज्यादा। चाइना है खुद इतना पैसा कमा रहा है, उसके बाद भी चिंदी पना है। अच्छा, मैं चिंदी पना जो है वो क्यों बोल रहा हूँ, वो आगे चल के आपको जब डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ फायदा प्रोवाइड किया जाता है। चाइना ऑलरेडी ग्रो कर रहा है और उसको फिर डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देना गलत है ना। चाइना इन्फ्लुएंस तो करने लगा है आजकल काफी सारी चीजों को, वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, आईएमएफ में। हालांकि आईएमएफ में उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। पर फिर भी चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो अब आज की डेट में इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें बढ़ता जा रहा है। ये भी एक हमारे लिए चिंता की वाली बात है। तो यही चीज हम लोग को देखने को रही है, इसी पर हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके अलावा फिर यहाँ पर
एक ओडिशा की महेंद्रगिरी हिल्स के टॉपिक पर बात की जा रही है। ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट 2022 में डिक्लेयर की गई थी, बट आज की डेट में टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कारण काफी खतरे में। होता यही है ना कि जहां पर कोई एक एरिया है भाई जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसका ध्यान जो है वो खिंच जाता है भाई। लोग वहां पर विजिट करने लगते हैं, तो विजिट करने लगते हैं तो वहां पर रिजॉर्ट्स खुल जाते हैं, दुकानें खुल जाती है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो और फिर पोल्यूशन होता है, कचरा लोग जो है वो फेंकते हैं। तो जितना भी हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर मेंटेनेंस ना करने की वजह से वो प्रॉपर्टी और डैमेज हो जाती है, वो एरिया और डैमेज हो जाता है। यस, तो ऐसा कई बार होता है। तो इसी से जुड़ा एक आर्टिकल है काफी अच्छा सा, तो जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए फटाफट, अब आपको आइडिया लग ही गया यार कि हर एक टॉपिक के अंदर क्या है, तो अब आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाला था, ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपीटर प्लस से एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और कोर्सेज को ज्वाइन करें। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। हम बात करेंगे लद्दाख के स्टेट हुड एजिटेशन के बारे में, कि लोगों के अंदर गुस्सा हो गया है। लद्दाख को स्टेट बनाने के लिए, राज्य का दर्जा घोषित करवाने के लिए लोगों ने जो है वो बहुत अभी वॉयलेंट प्रैक्टिस करी है, हिंसा करी है। तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। तो 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था। जम्मू कश्मीर जिसके साथ लेजिस्लेचर थी, जिसके पास, यस आप सभी लोग जानते हैं इसको, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। लद्दाख जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। तो शुरू में लोग खुश थे यूनियन टेरिटरी स्टेटस से, लेकिन धीरे धीरे मुद्दे सामने आ रहे हैं। हिल काउंसिल्स की पावर जो है वो रिड्यूस हो गई, राइट। हिल काउंसिल्स जहां पर बेसिकली ट्राइबल जो होते हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका गवर्नेंस चलता है, तो बेसिकली उनकी पावर जो है वो डाउन होना शुरू हो गई, राइट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम हुई, राइट, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम हुई। साथ ही साथ लैंड सेफगार्ड्स एब्सेंट थे, राइट, कि आउटसाइडर्स भी वहां पर आकर जमीन जो है वो खरीद कर वहां पर बस सकते थे, बिजनेस क्रिएट कर सकते थे, है ना। तो इनकी जो सिक्योरिटी थी लोकलाइट्स की, वहां के नेटिव्स की, है ना, तो वो जो सिक्योरिटी थी वो खराब हुई। तो एज अ रिजल्ट जो युवा जो थे, जो है, और जो लोकल्स हैं वहां के मेनली, तो उन लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो यहां तक बात जो है वो समझ में आएंगे आपके कि इनके अंदर किस चीज का गुस्सा, ये तो आपको पहले भी मैं क्लियर कर ही चुका हूं। यस, अब आइए आगे की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रीसेंट प्रोटेस्ट इवेंट में हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है। अरे यार, ये हट क्यों नहीं रहा है। हाँ, ये अब हटेगा, ठीक है। रीसेंट प्रोसेस में, मतलब प्रोटेस्ट इवेंट में, सॉरी, तो लेह के अंदर वॉलेंट प्रोटेस्ट हुए। मैंने आपको बता ही दिया कि ये बोल रहे हैं कि इनको स्टेट जो है वो मिलना चाहिए, एक डिमांड इनकी स्टेट की है। दूसरी डिमांड जो है बोल रहे हैं कि इनको 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो शामिल करो। ये लिख लो, लद्दाख की डिमांड्स, लद्दाख की आज की रेट का मुद्दा, आज की रेट की डिमांड, प्लस लैंड और जॉब सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड कराओ। तो ये इनके मुद्दे हम लोग को देखने को रहा। हालांकि एक मुद्दा ये भी है कि वहां की जो लैंग्वेज है उसको शेड्यूल लैंग्वेज का जो है वो दर्जा जो है वो दिया जाए। तो ऐसी भी इनकी काफी सारी डिमांड्स है, उनमें से मेजर डिमांड तो ये सब है। अब प्रोटेस्ट के दौरान पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस और हिल काउंसिल प्रेमाइसेस को तोड़फोड़ किया गया, पुलिस पर अटैक हुए, 30 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, काफी सारे लोगों की डेथ भी रिपोर्ट हुई है। सरकार ये कह रही है कि उन्हें उन्हें जो लेह की जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है, एपेक्स बॉडी जो है, उसके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो है वो इनकी बातचीत कंटिन्यूअस जो है वो चल रही है, राइट। तो बस ये डिमांड मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। इशू जो था जम्मू कश्मीर का आपको ऑलरेडी पता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है ये बढ़ गया। पहले तो लोगों को मजा आया, बट फिर बाद में काफी सारे इश्यूज जो है वो सामने आ गए। तो क्या इश्यूज है वो भी मैं आप लोग को बता चुका हूं, राइट। अभी जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो बातचीत जो है वो चल रही है। हालांकि ये दोनों ग्रुप्स जो है ना, ये अलग अलग ग्रुप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनकी अलग अलग डिफरेंट डिमांड है, बट इनकी कॉमन डिमांड जो है वो यही सब है कि जैसे स्टेट का दर्जा मिले, है ना, ये सब चीजें। तो यही है पहली डिमांड। तो फुल, ये पॉइंट वाइज चाहो तो लिख सकते हो, लद्दाखी प्रोटेस्टर की पहली डिमांड क्या है, फुल स्टेटहुड, लेजिस्लेटिव पावर प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस सेल्फ गवर्नेंस। कि इनको चाहिए कि भाई ये खुद से शासन करें, अपना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, राइट। इंश्योर किया जाए कि लेजिस्लेटिव पावर इनको मिले, विधायी शक्तियां इनको मिले,
कानून बनाने की शक्तियां। 6 शेड्यूल के अंदर इनको शामिल करो, दूसरी इनकी वो है डिमांड, जिससे कि लैंड, जॉब्स, कल्चर, ट्राइबल मेजोरिटी के वो प्रोटेक्ट किए जा सके। 90% ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन जो है वो देने के लिए 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो शामिल करो इस टेरिटरी को। तीसरी इनकी डिमांड जो है वो इन्होंने बोली कि इनको पार्लियामेंट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन तगड़ा चाहिए। सेपरेट लोकसभा की सीट जो है वो कारगिल के लिए होनी चाहिए, और राज्यसभा की सीट जो है होनी चाहिए वो सेपरेट होनी चाहिए लद्दाख के लिए। तो ये चीज बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन दो इनको। नेक्स्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकल और फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, यानी कि जैसे पीएससी होता है ना, तो लद्दाख का भी एक पीएससी बनाओ। फिर एक और इन्होंने ये बोली दिया कॉमन डिमांड की लैंड और जॉब सिक्योरिटी की, कि आउटसाइडर्स जो है वो यहां पर आकर जमीन ना खरीद सके, ना उनको जॉब्स मिल सके आउटसाइडर्स को, तो ये प्रोटेक्शन दो। तो ये टोटल 4-5 डिमांड है इनकी, जिसको लेकर ये गुस्सा हो गए हैं पूरी ना होने के कारण। बट अभी बातचीत चल रही थी तो उससे पहले गुस्सा होने का कोई तर्क बनता नहीं है। तो स्टेटहुड को लेकर आर्ग्यूमेंट हुए, उन्होंने बोला कि भाई स्टेट का दर्जा नहीं दे पाएंगे, अभी लद्दाख जो है वो ब्यूरोक्रेटिक रूल के अंडर आता है, अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है ना, कि पता लगे आपको स्टेटहुड दे दिया जाए और आप खुद से चीजें संभाल ना पाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर पाए, तो स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है, और ये एरिया ही ऐसा है जो थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो अभी ये नया नया है, तो भाई अभी नए नए में इसको आपको वो नहीं दे सकते हम लोग फुल फ्लेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसलिए मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे स्टेट। फिर इसके अलावा 6 शेड्यूल ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट जो है वो करेगा। 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए, तो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, ये तो किया जा सकता है बातचीत के थ्रू। अब देखो, चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स है ना, और उस पर ट्रस्ट का इशू जो है वो हो सकता है, इसलिए इसको स्टेट नहीं देंगे, क्योंकि स्टेट दे दिए तो वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगी। यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो ये चीज आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। अब अगर इसको स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दे दिया, तो चाइना और पाकिस्तान के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो ये एरिया वैसे ही सेंसिटिव है, तो दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिसीजन ये सही तरीके से ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो उसका अभी भी डाउट है। नेक्स्ट, अभी युवा जो है ये चाहते हैं कि लोकल रिक्रूटमेंट्स और जॉब क्रिएट किए जाए, जिससे कि एलियनेशन ना हो और माइग्रेशन जो है वो ना हो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट, 2019 का जो अश्योरेंस दिया गया था सरकार ने, यानी कि जितने भी वादे किए थे, कह रहे हैं जब जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड से हटाकर यूनियन टेरिटरी में जो है वो ट्रांसफर किया गया, तो जो सरकार के वादे थे बोल रहे हैं कि भाई वो पूरे करो हर एक चीज। तो और भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो ये मोटी मोटी बातें ये थी। आगे की बात करें तो भाई देखो, हमने बोला पहली चीज तो यार नेशनल सिक्योरिटी के लिए साफ साफ खतरा है, कि हम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी, मतलब यही सेम चीज जो हम लोग को ये जियोपॉलिटिकल में देखने को मिल रही थी, स्टेबिलिटी। ये बोल रहे थे कि भाई हम खुद से डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसी समय आपको पढ़ाते पढ़ाते एक्सप्लेन कर ही रहा था कि भाई ये सब डिमांड नहीं कर सकते पूरी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं कर सकते ये सब डिमांड अभी के लिए पूरी। वहां की पॉपुलेशन बड़ी छोटी है, लगभग 3 लाख रेसिडेंट्स हैं, तो आप उसको थोड़ा ना स्टेट बोलोगे, 3 लाख लोग वहां पर रहने वाले एरिया में लोगों को स्टेट का दर्जा थोड़ा ना देंगे। और ऑलरेडी हिल काउंसिल्स वहां पर है, तो ऑटोनॉमी तो हम दे ही रहे हैं ऑलरेडी ट्राइबल लोगों को, सभी लोगों को। लेह वर्सेस कारगिल के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं इसमें, अगर हम इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे चीजों को, तो गवर्नेंस में इश्यूज आ सकते हैं। सेंट्रल फंडिंग पर डिपेंडेंसी इनकी अभी है, स्टेट बन जाएंगे तो फिर खुद से थोड़ा मैनेज कर पाएंगे लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस को। तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अभी अभी लद्दाख इनिशियल स्टेज पे अभी नहीं दिया जा सकता उसको स्टेटहुड का दर्जा। अब हाई पावर्ड कमेटी बैठी जिसने बातचीत करी एलएबी और केडीए के साथ लगातार। शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 45% से 84% बढ़ाया। 1/3 सीट जो है वो रिजर्व की गई है महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए हिल काउंसिल्स के अंदर। फिर भोती और पूर्गी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया गया। ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला। और रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चल रही है लगातार, जो है वो जॉब्स बढ़ाने की, लोगों को जॉब्स में रखने की इनिशिएटिव चल ही रहे हैं। तो लद्दाख के बारे में बात करें गाइस, बुद्धिस्ट मुस्लिम यूनिटी को यहां पर मजबूत बनाने की जरूरत है, राइट। लेकिन वॉयलेंस से कम्युनल टेंशन का रिस्क लगातार होता है। जेनजी युवाओं की बात करें हम लोग, है ना, तो इनका गुस्सा जो है वो लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। लोकल इकोनॉमी, टूरिज्म,
पश्मीना ट्रेड, ये सब हैम्पर हो सकता है। अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा तो कहाँ से फिर ट्रेड होगा? तो ये लद्दाख के लिए अभी जो वॉयलेंस हो रहा है उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपस में कम्युनिटीज जो है वो भिड़ सकती हैं आपस में ही। युवाओं के गुस्से के कारण लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी रहेगी। ट्रेड टूरिज्म जो है वो हैम्पर होगा, क्योंकि ऐसी जगह पर लोग थोड़ी ना जाएंगे जहां पर वॉयलेंस हो रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग, तो चाइना पाकिस्तान इस प्रोटेस्ट का मिसयूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी नो अबाउट इट, क्योंकि सेंसिटिव बॉर्डर क्षेत्र में ये प्रोटेस्ट हो रहा है और वो लोग तो चाहते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज हो जिसका वो फायदा उठाएं। फेडरलिज्म और यूटी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही तरीके से जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही है। पूरे दुनिया भर का ध्यान जो है वो इस चीज पर खिंच गया है, क्योंकि यहां पर सेंसिटिव एरिया है एक तो ये। तो हमें बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइमलाइन के साथ प्रॉपर डिस्कशन करें हम लोग। हिल काउंसिल्स को ज्यादा कानून बनाने की शक्ति और फाइनेंशियल पावर्स भी प्रोवाइड कराएं, है ना, वित्तीय शक्ति भी प्रोवाइड कराएं, जिससे कि ऑटोनॉमी और सेंट्रल कंट्रोल बैलेंस रहे। पार्शियल सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड कर दो, जिससे जमीन और जॉब्स प्रोटेक्टेड रहे और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। युवाओं को एंगेज करो किसी ना किसी चीजों में, खाली दिमाग शैतान का घर है जैसे तो उनको एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में एंगेज करो, इको टूरिज्म में एंगेज करो, ऑन्टरप्रेन्योरशिप में एंगेज करो। तो लद्दाखी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और साथ ही साथ नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि अभी के लिए स्टेटहुड इज नॉट द राइट मतलब डिसीजन। उसके अलावा जैसे कि वहां के युवाओं को जॉब्स प्रोवाइड कराएं, ऑब्वियसली बात है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो वहां पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन करवाएं। ट्राइबल ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए उनको एटलीस्ट जिस क्षेत्र में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं वहां पर आउटसाइडर ना आ पाए, तो वो सिक्योरिटी तो उनको देना जरूरी है। तो ऐसी जो जेन्युइन डिमांड्स है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर जिससे डिस्टर्ब ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी की जा सकती है। बट वॉयलेंस इज नॉट द राइट थिंग जो करना चाहिए। वॉयलेंस से स्थिति और खराब होंगी, डिसीजन और डिले से लिए जाएंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल आर्टिकल का एनालिसिस गाइस। होपफुली आपको समझ में आई होंगी पूरी चीजें और क्लैरिटी मिली होगी कि क्या चल रहा है भाई लद्दाख के अंदर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये सुनने वाला टॉपिक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक अपने जजमेंट में जो फिल्म स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे दी कि उनकी वॉइस का, इमेज का उपयोग जो है वो मिसयूज जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीप फेक्स होती हैं। डीप फेक्स में क्या होता है, आजकल देखते हैं आप लोग कि मोदी जी जो है वो गाना गा रहे हैं, उड़ता ही फिरूं। किस किस ने देखी है कि नहीं? मोदी जी गाना गा रहे हैं, आपको लगता है कि वो मोदी जी है? नहीं, बट एक्चुअल आवाज उनकी जैसी लग रही है, लिप्स भी वैसी हिल रहे हैं। वो है डीप फेक्स। कैसा वीडियो आपको दिखाई देगा, आपका खुद का वीडियो बना दिया जा सकता है जिसमें आप जो है वो किसी को धमका रहे हो, तो आप देख के बोलोगे यार ये तो मैं हूं ही नहीं यार, मैंने कभी किया ही नहीं ऐसा अपनी जिंदगी में, बट ऐसा कैसे हो रहा है? ये हो रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, कमेंट्री अलाउड है, हंसी मजाक वाली थोड़ी बहुत चीजें अलाउड है, बट क्या होता है, एक अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, जैसे होता है ना कि कुछ लोग की मजाक झेलने की शक्ति ज्यादा होती है, कुछ की नहीं होती है। कॉमन मैन की बात करो, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। आप लोग को तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके माइंड में जो है वो चलना चाहिए आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, रॉबर्ट क्लाइव, है, नेहरू, गांधी, बोस, है, विवेकानंद, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई नई इनोवेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक साइंस, स्पेस पे चले जाओ। आपका दिमाग इन सब चीजों में घिरा रहना चाहिए, ना कि उन सब चीजों ने कि उसने कैसे बोल दिया कि इससे आईएएस नहीं निकलेगा। इन सब चीजों में आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। ये सब कॉमन मैन के अंदर रहता है। कॉमन मैन किसी ने कुछ बोल दिया चिढ़ जाते हैं, है, किसी ने कोई मजाक उड़ा दिया चिढ़ गए, है, किसी ने बोल दिया कि अरे कोई घटिया सा आदमी का वीडियो जो है वो दिखाया, बोले देख ये इसकी हरकतें तेरी ऐसी लग रही, उसी में आपने बुरा मान लिया। ये कॉमन मैन की हरकतें होती है, आप लोग की नहीं। आप लोग ऑफिसर्स लोग हो, कोई कुछ भी बोले फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तो ये चीज है।
तो पहली चीज तो हम ये इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पर्सनालिटी राइट्स इंडिया में क्या है। ये आपको लिखना विखना नहीं है, ठीक है, ये तो सुनने वाली चीजें हैं अभी, क्योंकि हर एक चीज जो है वो आपको लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि पॉलिटी के अंदर आप जो है वो इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे ही, है ना, तो लिखना मत। पर्सनैलिटी राइट्स क्या है ये? व्यक्तित्व अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं एक व्यक्ति के नाम, इमेज, उसकी पसंद, उसकी लाइकनेस, समझ में आ रही है, और साथ ही साथ उसके सिग्नेचर, उसकी वॉइस, इन सब चीजों का मिसयूज ना हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी प्लस डिग्निटी, आर्टिकल 21 का हिस्सा है ये, ऑब्वियस ही बात है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपकी इमेज का कोई गलत यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि आपकी डिग्निटी को नुकसान पहुंच रहा है, और जहां आपकी डिग्निटी को नुकसान पहुंच रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। डायरेक्टली उसके उल्लंघन के लिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हो। कुछ कानून भी है, कॉपीराइट एक्ट 1957, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो आप देख रहे हो, अगर कोई और व्यक्ति ये वीडियो का उपयोग करेगा ना, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर इस वीडियो का, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जा रहा है, राइट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, है ना, मैं अपनी इसलिए नहीं कर रहा, कंपनी के बारे में इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं अभी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं, राइट। तो मैंने ये जो वीडियो बनाकर अब चीजें जो है वो बेची हैं किसको? कंपनी को। अब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, यानी कि मेरी बनाई गई ये जो लेक्चर है ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। अब तो इस लेक्चर का जो भी मिसयूज करेगा वो कंपनी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अच्छा, क्या मैं इंडिविजुअली कार्रवाई कर सकता हूं? यस। अगर कोई अगेन मेरे पढ़ाई गई मेरी टेक्निक्स का मतलब मिसयूज जो है वो कर रहा है, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है, तो मैं अपनी कंपनी से बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता हूं, या मैं इंडिविजुअल लेवल पर भी कार्रवाई करवा सकता हूं, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। और जहां मैं इन्वॉल्व हूं और मेरी चीजों का मिसयूज होगा, तो मैं कर सकता हूं इंडिविजुअल लेवल पर भी, और कंपनी भी खुद से भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। इसलिए कॉपीराइट एक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रेडमार्क एक्ट भी यही होता है, इसी का, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक्ट हैं। ये आप, हालांकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आप जीएस पेपर 3 में पढ़ते हो, है ना, तो पेपर 2 पेपर 3 दोनों का मिक्सचर वाला टॉपिक है ये। कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 38A, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ परफॉर्मर्स, जो मैं भी आपको समझा रहा था कि जिसने परफॉर्म किया है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं भाई। एक पिक्चर में ऑब्वियस ही बात है कि एक पिक्चर जो कोई व्यक्ति बना रहा है ना, जिसने पैसा लगाया पिक्चर में, तो एक्टर को तो एक्टिंग करने का पैसा मिल गया, बट अगर उस एक्टर की चीजें मिसयूज हो रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कार्रवाई कर सकता है ना, वो एक्शंस ले सकता है इंडिविजुअल बेसिस। तो यही है कि जो परफॉर्मर्स हैं उनके अधिकार, सेक्शन 38B, मॉरल राइट्स भी होते हैं भाई, कि मिसयूज मत करो। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, सेलिब्रिटीज अपना नाम, कैच फ्रेज, सिग्नेचर, इनको ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। कैच फ्रेज का मतलब पता है? ओए बेडू, है ये अनिल कपूर ने शायद करवाया भी है ऐसा कोई उसका स्लैंग, कैच फ्रेज मतलब स्लैंग। अब शाहरुख खान है, शाहरुख खान का वो सिग्नेचर मूव, तो ऐसी चीजें भी कई बार होती हैं। तो एक कॉमन लॉ है टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ, टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ, ये देखो ये लिखा ना, कॉमन लॉ टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स एंडोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फैक्ट्री जो है वो अपनी खोली, है ना, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं उस, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री जो है वो डिओड्रेंट बना रही है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं शाहरुख खान की फोटो जो है वो यूज करके ये बोलूंगा कि अरे ये देखो शाहरुख खान भी ये डिओड्रेंट यूज करता है, और विदाउट शाहरुख परमिशन, विदाउट ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, तो शाहरुख की कंपनी, शाहरुख की टीम मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकती है अगर मैंने मिसयूज करके किया। बट हाँ यस, मैंने अगर शाहरुख को बोला कि लो भाई मैं तुम्हारी इमेज का यूज करूंगा, ये XYZ करोड़ पकड़ो और चलो एग्रीमेंट लेटर पे साइन कर दो, तो बस अगर मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एग्रीमेंट लेटर आ गया, तो दैट मींस कि आई कैन यूज इट। बट नहीं है तो दिस इज द मिसयूज। तो इसी को बोलते हैं टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ।
समझ गए? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ केसेस भी थे। ऑटो शंकर केस 1994, इंडिविजुअल के पास लेजिटिमेट इंटरेस्ट है अपनी आइडेंटिटी को कंट्रोल करने का। इसको राइट टू प्रिवेसी के साथ जो है वो लिंक किया गया था कि भाई बिल्कुल लीगल चीजें होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहा है तो दैट इज कंप्लीटली लीगल। सीनियर एक्टर्स के नाम और स्टाइल का मिसयूज रोका गया मद्रास हाई कोर्ट ने 2015 में। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में पॉपुलर एक्टर्स की वॉइस, पर्सोना, उनका कैच फ्रेज, इनको प्रोटेक्ट किया। और हाई कोर्ट ने 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही एक और सीनियर एक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया ई कॉमर्स के मिसयूज के अगेंस्ट और एआई चैटबॉट के अगेंस्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 में सिंगर के एआई जनरेटेड वॉइस क्लोनिंग के अगेंस्ट जजमेंट डाला। तो कभी भूल के भी आप ऐसी चीजें प्रमोट भी ना करना, नहीं तो आप भी घेरे में जो है पड़ जाओगे। जैसे उल्टे सीधे ऐसे जो होते हैं ना कि जो लोग फेक वीडियो बना के जो है वो दे रहे हैं, कई बार पता आप लोग भी जो फेक वीडियो स्टेटस पे डाल दो या किसी को शेयर कर दो तो उसमें आप भी घेरे में आ जाओगे। तो भैया बहुत बच के रहने की जरूरत है। अभी मैं एक केस पर जो है वो काम कर रहा हूं। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, मेरा नेबर ही है, मेरे पास आए थे, उनका बैंक अकाउंट सीज हो गया। 10 दिन से परेशान थे, फिर मुझे बताया उन्होंने, तो अभी उनके केस पर काम चल रहा है। कैसे सीज हो गया? किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे भाई एक पेमेंट आएगा यार तेरे पास, तेरा नंबर दिया है, रिसीव कर लिया और मैं तेरे को 2 नंबर दे रहा हूं, उसमें अलग अलग भेज दे। जैसे आपको कोई आपका दूर दराज का दोस्त कोई बोले तो आप बोलोगे हाँ नॉर्मल सी चीज है यार ये तो। बेटा कभी भूल के मत कर लेना। जवाब इतने देने पड़ेंगे ना साइबर लोगों को होता। हालांकि अब मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसको ज्यादा जवाब देने नहीं पड़ रहे। उसको मैंने बोल दिया कि सही लो, क्योंकि नहीं तो इतनी बड़ी चेन होती है, इतने कभी इस ऑफिसर के पास जाओ, कभी उस ऑफिसर के पास जाओ। तो अपन ने उसकी व्यवस्था ऐसे करी है कि भाई सही सटाक जगह पे वो पहुंचे और उसका जल्दी काम हो जाए। तो विद इन 1-2 हफ्ते और लगेंगे, उसको बोला है मैंने, ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी करवाने का। उसका कोई बेचारे का लेना देना नहीं और फंस गया वो दोस्त के कहने पे। बहुत बच के रहने की जरूरत है आज की डेट में। जितनी फैसिलिटीज है ना उतना नुकसान भी है। अपने घर वालों को तो स्पेशली बोलो कि ऐसी चीजें करें ही ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड होते हैं। सरकार लगाती है ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ अब देखो कुछ चीजें अलाउड है। कैसी चीजें अलाउड है? अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट को, देखो अनुमति किस चीज की दी गई है। अब आप पैरोडी कर रहे हो, मतलब किसी का थोड़ा सा मजाक आपने हल्का सा उड़ा दिया है, किसी को कॉपी, मतलब मस्ती के सेंस में, कॉमेडी के सेंस में, या पता कई बार स्टडी के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पर अगर शाहरुख खान की फोटो भी लगा दूंगा तो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं चीजों का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मुझे वो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैं चीजों को बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने कई काफी सारे वीडियो देखे होंगे कि अरे शाहरुख खान की अपने इनकम देखिए कितनी है ना। न्यूज़पेपर वाले भी करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ना लगता है। क्यों? बिकॉज वो गलत नहीं कर रहे हैं, डिफेम नहीं कर रहे हैं किसी को, है ना। जो भी रियलिटी है उसको सामने रख, पब्लिक को बताने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज कर सकता हूं कुछ चीजें, दैट इज अलाउड। ठीक है ना। एकेडमिक वर्क के लिए अलाउड, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए अलाउड, म्यूजिक के लिए भी कई बार अलाउड रहता है। हाँ बट अगर कोई व्यक्ति उसका कमर्शियल इंटरेस्ट उस चीज के कारण हानि हो रहा है कमर्शियल इंटरेस्ट की, तो वह फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल ही नहीं किए जा सकते। गलत चीज आप नहीं दोगे, डीप फेक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना, किसी की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना। तो आज की डेट का चैलेंज यही है। एआई जनरेटेड डीप फेक जो है वो बहुत बड़ी समस्या हो गई गाइस आज की डेट में। इसको जल्दी जल्दी ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे कंटेंट बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं। कोई भी सिंगल कानून हमारे पास जो है वो नहीं है ऐसी चीजों को रोकने के लिए। महिलाएं जो है वो, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, उनकी उल्टी सीधी फोटो, फेस मॉर्फिंग उनकी हो जाती है ना। डिग्निटी का कितना बड़ा वो है। तो ऐसी गंदगी लोग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। पर्सनालिटी राइट्स को कोडिफाई किया गया, इसको प्रिवेसी आईपी आईटी लॉ के साथ इंटीग्रेट किया गया। करो, मतलब ये चीज कही जा रही है, कानून के साथ इसको शामिल करो। प्रॉपर तरीके से एआई को रेगुलेट करो कि इसका मिसयूज ना हो। यस, तो ये सब चीजें, महिलाओं को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओ, क्योंकि उनकी डिग्निटी का यहां पर जो है वो सवाल रहता है। सेलिब्रिटीज जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं वॉलेंट्री
अपनी वॉइस को, इन सब चीजों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर, मस्त चीज है यार, वॉइस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर कर लो। मैं थोड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा तो मैं भी कर लूं क्या? थोड़ा नहीं, बहुत पॉपुलर होना है। होएंगे, ऊपर वाला खुश होगा तो जल्दी होंगे। और जो भी है भैया ऊपर वाले की बदौलत ही है, वरना कुछ नहीं हो पाता अपना। जो किया ऊपर वाले ने किया। आगे बढ़ते हैं भैया, टॉपिक नंबर 3 पर हम लोग जो है वो काम करें। हाँ, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के सक्सेशन राइट से रिलेटेड ये टॉपिक है। उत्तराधिकार के, उत्तराधिकार से रिलेटेड होता है ना कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो महिलाओं तक नहीं मिल पाती, भाई को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, भाई को दी जा रही है, बहन को नहीं दी जा रही। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केयरफुली प्रोसीड करेंगे पेटिशंस में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के प्रोविजन को चैलेंज कर रहा है। राइट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो चीजें लिखी गई हैं इसको चैलेंज करते हुए अगर इनके पास कोई याचिका आती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको गहराई से देखेंगे। चिंता वाली बात जो है वो ये है कि महिलाओं के अधिकार को मजबूत करना है, लेकिन हिंदू सोशल स्ट्रक्चर और ट्रेडिशंस को कंप्लीटली शैटर नहीं करना है। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे कल्चर है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको खराब ना करते हुए महिलाओं के को सशक्त करना है। स्पेसिफिक चैलेंज है सेक्शन 15 और 16 में। इनहेरिटेंस रूल जो है वो प्रॉपर्टी जो है हिंदू वुमेन की, राइट। जैसे होता यह है कि, बात ध्यान से समझिएगा, जब कोई एक महिला जो है उसकी डेथ हो जाती है ना, यहां पर इसमें मेंशन होगा, ये विशेष रूप पर इस पर मेनली फोकस है कि इसका जो धारा 15 और 16 जो है, जिससे अविवाहित या उत्तराधिकारहीन मृत हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार का नियंत्रण होता है। धारा 15 के अनुसार ऐसी संपत्ति सबसे पहले पति के उत्तराधिकारियों को दी जाती है। बात ऐसे समझो, ये घर है, किसका है? ये एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन है, ये उसके पापा का घर है, ठीक है। अब इसने शादी कर ली। अब शादी के बाद जो है वो एक टाइम पर इस महिला को जो है वो घर मिल गया इसके पापा का, ठीक है। अब इनके बच्चे हुए, ठीक है। अब एक फैमिली, तो इसके पापा हो गए, लड़की के पापा एक हो गए, एक लड़के के पापा और उनकी फैमिली, ठीक है, उनकी पूरी फैमिली। अब इन दोनों की भैया शादी हो गई, इनके बच्चे बच्चे हो गए, ठीक है। अब यही वाली जो सेम प्रॉपर्टी है, ये कह रहे हैं कि इनकी फैमिली की तरफ, यानी कि पति के फैमिली की तरफ जो है वो जाएगी, ना कि पत्नी के साइड की फैमिली की तरफ। समझ रहे हो? पहले अधिकार जो मिलेगा, ऑप्शन जो मिलेगा, वो पति के साइड की फैमिली का मिलेगा। इसी को लेकर ही मुद्दा है, इसी को लेकर ही जंग छिड़ी है ना। सेक्शन 15 के हिसाब से एक हिंदू महिला की प्रॉपर्टी पहले हस्बैंड के वारिसों को जाती है, उसके खुद के पेरेंट्स के पहले। सोचो आप, अगर एक महिला की डेथ हो जाती है तो उसके खुद के जो पेरेंट्स है, उनका जो फैमिली है, उन पे नहीं जाएगी, उसके पति के पेरेंट्स और फैमिली के पास जो है वो जाएगी। तो इसी चीज को लेकर थोड़े से चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है, ठीक है, लिख लो चाहो तो। इसमें हिंदू कानून जो है, अब लिखने की जरूरत नहीं, सक्सेशन एक्ट नाम से में आ रहा है, उत्तराधिकार का कानून। 17, ये 1956 बस लिख लेना, 17 जून 1956 को जो है ये लागू हुआ। इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था, फिर 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल हो गया। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन सभी में ये अप्लाई होता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सभी में ये कानून अप्लाई होता है। मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, ज्यूज, उनके लिए अलग कानून है ना। और शेड्यूल ट्राइब में एप्लीकेबल नहीं होता अनलेस सेंटर नोटिफाई ना कर दे। इसमें यह है कॉर्पोरेशनरी अधिकार। देखो, जो बेटी है उनके जो बच्चे हैं उन तक जो है वो पहुंचेगा, तो ये वो वाला अधिकार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। डॉटर्स आर मेड कॉपर सेनर्स बाय बर्थ विद इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज सन्स, है ना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसे समझो। ये मेल फीमेल है ना, एक एक जोड़ा, एक कपल,
ये फीमेल है, ये मेल है, ऐसे समझना, ठीक है, ये फीमेल और इसके साइड वाला मेल। अब क्या होता है, इन्होंने एक घर खरीदा, ठीक है, इनके हुए एक पुत्र एक पुत्री, ठीक है, एक पुत्र हुआ एक पुत्री हुई, एक्स वाई एक्स एक्स, समझ गए। अब क्या होता है, अब ये प्रॉपर्टी जो है, अब ये किसके पास जो है वो पहले जाएगी। अब हालांकि आज की डेट का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो पुत्र के नाम पे जो है वो कर दी जाती है, कई बार पुत्री को जो है वो बेदखल कर दिया जाता है ना। अब जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये कॉपर सेनेरी अधिकार जो है वो देता है, बोलता है कि जब से बच्ची पैदा हुई है तब से अधिकार उसके पास भी होगा इस प्रॉपर्टी का। तो उसके बाद फिर उनके बच्चों पर ये प्रॉपर्टी आएगी, उसने जिससे भी शादी करी उसके बच्चों तक जो है वो पहुंचेगी, यानी कि ट्रांसफर होंगी। तो ये होता है कॉपर सेनेरी अधिकार, की बचपन से ही इक्वल अधिकार होगा बाय बर्थ, हर एक चीज का, हर एक अधिकार जो होगा मेल जो जो पुत्र का हुआ है वो पुत्री को भी दिया जाएगा। तो ये चीज इस कानून के अंदर लाई गई, समझ में आई बात। सक्सेशन ऑफ मेल्स, सेक्शन 8 से 10 की बात करता है कि प्रॉपर्टी जो है वो क्लास 1 हीयर्स, सन डॉटर विडो मदर्स, फिर क्लास 2 हीयर्स, फिर उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन तक जो है वो जाएगी, है ना। संपत्ति का सबसे पहले क्लास जो होता है उनके पुत्र, भाई माँ बाप की प्रॉपर्टी है सबसे पहले दी जाएगी पुत्र पुत्री को, राइट, या विधवा को, यानी कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को, है ना, ऐसे को, या फिर माता को, फिर है ना, उनके बच्चे नहीं है तो माता, मेल्स के साइड के मेल्स के की मदर। फिर क्लास 2, यानी कि वो भी नहीं है तो फिर क्लास 2 उत्तराधिकारी, उसके बाद जो भी संबंधी पुरुष और महिला के रिश्तेदार हैं उन पर जाएंगी, है ना। महिला के साइड से कैसे देखा जाता है, किसी भी हिंदू महिला की संपत्ति भले ही वो 1956 से पहले हो या उसके बाद की, उसकी पूर्ण निजी संपत्ति मानी जाएगी, और इस प्रावधान के बाद के पूर्ववर्ती सीमित संपत्ति की अवधारणा जो है वो समाप्त हो गई। मतलब कि जो भी कोई भी प्रॉपर्टी जो है एक हिंदू वुमेन के पास जो है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो रहेगी। इसने लिमिटेड स्टेट जो है वो उसको हटा जो है वो दिया, यानी कि पति वाला क्लॉज है वो हटा दी, वो खुद की उसकी प्रॉपर्टी है। बट हाँ, चैलेंज यही किया जाता है कि उस महिला की डेथ के बाद जो है वो उसके पति के फैमिली को ज्यादा पहले जो है वो माना जाता है रेदर देन उस लड़की की फैमिली की जगह। ठीक है, सक्सेशन यही है, सक्सेशन वाला पॉइंट को लेकर ही चैलेंज है फीमेल्स के लिए। देखो ऑर्डर समझिए, सबसे पहले फीमेल जो है ऐसे समझते हैं अपन, ठीक है, ये कपल है, इनकी हो गई शादी, ठीक है, किसी कारणवश इन्होंने खरीदा एक बंगला, किसी कारणवश डेथ हो जाती है लड़की की, है ना, ये बंगला इनका है। अब ये बंगला किसके पास जाएगा, सबसे पहले ये बंगला जो है वो जाएगा बच्चे और पति के पास, यानी कि इन दोनों के जो बच्चे होंगे और जो पति है इनका, इनके पास जो है ये बंगला जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट सर में। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग मान लेते हैं कि किसी हादसे में, एक कार एक्सीडेंट में सभी की डेथ हो गई, पति पत्नी बच्चे, अब ये बंगला किसके पास जाएगा, अब तो है ही नहीं, ना बच्चे हैं ना हस्बैंड है ना माता है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हस्बैंड के जो वारिस हैं उनके पास जाएगा, यानी कि ये जो हस्बैंड है इसका, इसके जो पापा जो है ना, उनके पेरेंट्स, उनके साइड से, तो उनके पास जाएगा। अच्छा, उसके पापा भी नहीं है, फिर जाएगा बच्ची के पेरेंट्स के पास, मतलब औरत के पेरेंट्स के पास, ठीक है। अब अगर औरत के पेरेंट्स भी नहीं है, फिर जो है वो इसके आगे की प्रोसेस जो है वो बता ही नहीं है, इसके बाद जो है वो कोर्ट में मामला जाता है, फिर वो लिया जाता है। कई बार ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना अटकी रहती है, आज भी है काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टी, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स जिन पर कोई नॉमिनी नहीं है, राइट, तो वो या फिर किसी ने उसका विल जो है वो नहीं बनाई, उससे पहले ही डेथ हो गई, तो फिर तो भाई सरकार के कंट्रोल में रहती हैं चीजें, बट सरकार उसको प्रोटेक्टेड रखती है फ्यूचर के लिए, काफी काफी सालों तक प्रॉपर्टी जो है वैसी रहती है, उसको डाइल्यूट नहीं किया जाता। समझ गए अब आप, मेरे ख्याल से पूरी कहानी है ना। जनरल प्रिंसिपल यही है कि फुल ब्लड प्रेफर किया जाता है, अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मर्डरर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, प्रेफरेंशियल राइट्स जो है वो को हीयर्स को जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि शेयरिंग वाले राइट्स भी हो जाते हैं उसमें। कोई वारिस नहीं है तो प्रॉपर्टी फिर सरकार के अंडर कंट्रोल में जो है वो चली जाती है। देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है ना कि कोई भी नहीं है भाई, इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा अब हमें,
इंटरप्रिटेशन कोई हो ही नहीं रहा, एक परिवार में के आगे कोई आ ही नहीं रहा क्लेम करने, काफी टाइम हो गया, तो सरकार बोलती कि चलो यार इस पर अपन अनाथ आश्रम बनाएंगे या जो भी, ठीक है। तो यही है दिक्कत, यहां पर यही चल रही है कि इसका मिसयूज टाइप का लग रहा है, लोगों को बोल रहे हैं कि अरे यार महिला की खुद की फैमिली पर क्यों नहीं दे रहे हो आप, महिला के पति की फैमिली पर दे रहे हो, जानबूझकर पति साइड ने अगर मरवा दिया उसकी महिला की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, फिर ये भी तो हो सकता है ना महिला की फैमिली को, तो वो बहुत सारी कहानियां हैं। तो इस कानून को केयरफुली बैलेंस बनाने की और आवश्यकता है। अब इस पर कोर्ट देखते हैं क्या बात करेगी, किस प्रकार से बैलेंस करेगी चीजों को। तो कोर्ट ने अभी ऑब्जर्व किया है कि महिलाओं के अधिकार काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल ऑर्डर भी डिस्टर्ब ना हो भैया। सजेशन यही दिया गया है कि मीडिएशन सेंटर में सेटलमेंट को एक्सप्लोर करो, कि अगर उसके माता पिता भी अगर चाह रहे हैं लड़की के कि नहीं हमें इसकी प्रॉपर्टी रहे मिले, तो ऐसा कुछ मध्यस्थता पे लाओ चीजें, है ना। तो यही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है। जुडिशरी इस पर और वो करे, जांच पड़ताल जो है वो करे, इसी पर ही जो है वो चीजें कही जा सकती हैं, ठीक है। चलो गाइज, ये चाइना और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस वाला टॉपिक, और ये वाला जो टॉपिक है आपका फ्रेजाइल हिल वाला, ये मैं आपका जो है वो कल करवाता हूँ कि थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो गया है ना। ये दो टॉपिक कल, क्योंकि कल आखिरी दिन है, कल थोड़ा सा बड़ा लेक्चर भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कल मैं ये वाले करवा दूंगा। ये दो टॉपिक अभी आज की जो है वो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या है, यूनाइटेड नेशन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये अवार्ड के बारे में लिख लो आप, पॉइंट नंबर 1 लिखो। ये अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इनोवेटर्स बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, 30 साल से कम की उम्र के जो इनोवेटर्स हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसको 2025 में रीलॉन्च किया गया विद प्लैनेट ए। इसको यूएस क्लीन टेक सीईओ क्रिस कैंपर ने लेकर आया था, प्लैनेट ए, ठीक है। इसके अंदर अच्छा $20,000 की सीड फंडिंग मिल जाती है, यानी कि कोई भी एक किसी ने भी कोई नया इनोवेशन किया तो उसकी स्टार्टअप को $20,000 मिल जाता है। मेंटरशिप मिलती है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, प्लैनेट ए का एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि वो $1 मिलियन भी अपनी कंपनी के लिए फंडिंग डिमांड कर सकते हैं। काफी अच्छी चीज है। अग्नि पी मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको डीआरडी और एसएफसी के द्वारा जो है वो बनाया गया। लिख लेना ये वाला पॉइंट, अग्नि पी मिसाइल। इसके बारे में मैंने एक रील बनाई थी, होपफुली आपने देखी हो। ये ट्रेन से जो है ये मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई, ट्रेन में लॉन्चर्स रख के मिसाइल लॉन्च की गई, क्योंकि ट्रेन में अगर लॉन्चर जो है वो चलता रहेगा तो एनिमी जो है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज एक ये लॉन्चर अभी यहां पर है, अगले 1 घंटे में वो लॉन्चर की लोकेशन चेंज हो जाएगी, है। तो वो चीज है। तो ये इसको मतलब पकड़ना मुश्किल ही है, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यूस चलता रहेगा। बस यही था, आप ये मेंस के क्वेश्चन का ट्राई करना आंसर करने की। कल मैं आपको ये 2 टॉपिक्स इंक्लूड करके और दे दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।